हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये जो क्लास हमारी रहने वाली है सोशल साइंस की क्लास रहने वाली है। अगर आपने हमारी पिछली सारी वीडियो देखी है सोशल साइंस की, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट आपके करा रहे हैं, और इससे अलग हमने टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक आपको कराए हैं वन लाइनर, वो जितने भी कराए हैं अगर आपने सभी देखे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये साबित होगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भी आप इस क्लास को लीजिए, बहुत कुछ देखे जाने वाली है आपकी क्लास ये। एक तरह से आप कह सकते हैं इसे मैराथन, क्योंकि जितने भी टॉपिक आपके सोशल साइंस के अंदर आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक मैंने इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर थोड़ी सी आप देखिए कमेंट करने लग जाते हैं कि सर जी इस तरह से आप करा रहे हो या कहाँ से ये कॉपी किए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पीडीएफ बनाने का समय नहीं मिला था, तो इसलिए जो मेरी सारी पिछली पीडीएफ थी उन सभी को मैंने जोड़कर ये पीडीएफ बनाई है। ये आपकी रिवीजन क्लास है सोशल साइंस की। आपको 28 तारीख से पहले ये क्लास लेनी है, जिसका भी 28 से बाद वो भी इस क्लास को ले, ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आज शाम को मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, कोपरा का अर्थ किससे है? कोपरा का अर्थ किससे है? बताइए, कोपरा का अर्थ किससे है? ये आपको बताना है। आंसर करेंगे। ऑप्शन हमारे हैं, सभी के लिए समान कार्यक्रम, सभी उपभोक्ताओं का संरक्षण, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, या फिर भ्रष्टाचार रोकथाम करने का वाला प्राधिकरण। क्या है? ये हमारा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। कौन सा? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम हमारा कोपरा का अर्थ होता है। चलिए ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एगमार्क प्रमाण पत्र है क्या? एगमार्क जो होता है ये खाने की वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एगमार्क प्रमाण पत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? देखिए, हाँ, खाद्य तेलों पर। क्या? खाद्य तेलों पर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को कहते हैं क्या? उपभोक्ता इंटरनेशनल, जिला उपभोक्ता न्यायालय, कोपरा, या संयुक्त राष्ट्र। क्या कहते हैं? ये कहते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल। क्या कहते हैं? उपभोक्ता इंटरनेशनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष, वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिसंबर। अगर आपको भारत की जगह विश्व पूछ लिया जाता कि विश्व में कब मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस, तो आपको लगाना था 15 मार्च। कब मनाया जाता है? 15 मार्च में विश्व में मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को भारत के अंदर मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ISI शब्द चिन्ह लोगो देखा जा सकता है। ISI जो ये मार्का होती है, जिसे मार्का बोलते हैं, कहाँ देखा जा सकता है? ये बिजली के सामान पर मिलता है। कहाँ? बिजली के सामान पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिजली के सामान पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? ये की जाती है किसके द्वारा? ये की जाती है सुरक्षा पाने का अधिकार के द्वारा। किसके? सुरक्षा पाने के अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में उस एजेंसी को ज्ञात कीजिए जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करती है। क्या है उस एजेंसी का नाम? उस एजेंसी को बोलते हैं हम कोपरा। क्या बोलते हैं? कोपरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोपरा इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप हॉलमार्क चिन्ह पाएंगे। हॉलमार्क चिन्ह, देखिए एगमार्क चिन्ह कहाँ लगता है? एगमार्क चिन्ह होता है हमारा कहाँ पर? खाद्य पदार्थों पर एगमार्क चिन्ह लगाया जाता है। और ISI मार्क का कहाँ लगती है? ISI जो चिन्ह है वो लगता है हमारा बिजली के सामान पर। अभी हमने दोनों ही आपको पढ़ा दिए हैं, बिजली के सामान पर। और दूसरा है हॉलमार्क। हॉलमार्क कहाँ लगता है? ये लगता है आभूषणों पर। किस पर? आभूषणों पर लगता है। कहाँ पर? आभूषणों पर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेवर। क्या? जेवर। देखिए सोने का आभूषण, ये भी राइट आंसर हो सकता था अगर यहाँ जेवर नहीं होता। जेवर का मतलब आभूषण होता है। अगर यहाँ जेवर नहीं होता तो आप सोने का आभूषण लगा सकते थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमे की सुनवाई होती है? जिला स्तर के अदालतों में जो होती है वो 20 लाख रुपए तक की होती है। कितनी? 20 लाख रुपए तक की मुकदमों की सुनवाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यानी कि 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 लाख रुपए तक।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को कब अपनाया था? कब अपनाया था? ये 1983 है। ये बन है, यहाँ पर लगा लीजिएगा बन 1983। देखिए कब अपनाया था? 1983, 1984, 1985, 1986। कब अपनाया था संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को? ये अपनाया था 1985 में। कब? 1985 में अपनाया था। और इसका तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रीलंका में, देखिए ये जैसे अब आ गया ना, अभी मैंने कौन सा कराया था, क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। आज ये जो हमारा क्वेश्चन आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सीक्वेंस से मैंने अलग से टाइप नहीं करवाई हैं, जो मेरी पिछली थी सारी का रिवीजन के तौर पर हम इस क्लास को ले रहे हैं। तो समय कम था, इसलिए मैंने सभी को एक जगह जोड़ के तब आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दूसरा टॉपिक आ गया हमारा। देखिए श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंगली, तमिल, ईसाई या मुस्लिम? किसका है? ये सिंगली का है। किसका? सिंगली का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सिंगली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? बेल्जियम की सीमाएं किससे लगती हैं? ये लगती हैं फ्रांस से। पहला तो हमारा फ्रांस है, दूसरा नीदरलैंड है, तीसरा हमारा जर्मनी से भी लगती है, और हमारी लग्जमबर्ग से लगती है। किससे? लग्जमबर्ग से भी लगती है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। और कितनी कितनी लगती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। देखिए फ्रांस की जो सीमा है, ये बेल्जियम की सीमा से 620 किलोमीटर की सीमा लगती है इसकी, फ्रांस की। और नीदरलैंड की लगती है हमारी 450 की, और ये राइटिंग पर मत जाइएगा, 450 की। और जर्मनी पर कितनी लगती है? जर्मनी पर लगती है 167 की, 167 की। और लग्जमबर्ग पर लगती है हमारी 148 किलोमीटर की, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए थे? कितनी बार संशोधन हुए थे? ये हुए थे 4 बार। कितनी बार? 4 बार हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 बार हुए थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? ऑलमोस्ट में बता रखा है, लगभग में है इसकी 1 करोड़। कितनी? 1 करोड़। कितनी? 1 करोड़ है इसकी जनसंख्या बेल्जियम की लगभग में। अगर एक्यूरेट पूछी जाए तो 2020 के अनुसार, 2020 के जो इसकी वो हुई थी काउंटिंग, उसके अनुसार थी 1.16 करोड़। कितनी? 1 करोड़ 16 लाख, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? फ्लेमिश, जर्मन, फ्रेंच या ईसाई? किसकी आबादी सबसे अधिक है बेल्जियम में? किस जातीय समूह की इकाई आबादी सबसे अधिक है? यह है फ्लेमिश की। किसकी? फ्लेमिश की है सबसे अधिक आबादी बेल्जियम के अंदर। किसकी? फ्लेमिश। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था? बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था? बताइए। ये था हमारा कौन सा? श्रीलंका में हुआ था। किसमें? श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीलंका इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय वितरण, या फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सत्ता का अलगाव वितरण, या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का विवरण, या केंद्रीय और राज्यों के बीच बंटवारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ओस्लो, ब्रुसेल्स, टोक्यो, जेनेवा। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये हमारा कहाँ है? ये हमारा है, बताइए कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम। कहाँ? ब्रुसेल्स पड़ता है हमारा बेल्जियम में। कहाँ पर? ये जय है, बेल्जियम में ये पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स के में बहुसंख्यक है? कौन सा जातीय समूह है जो ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? वो हमारा है कौन सा? वो हमारा फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी भाषी जो है वहाँ वो सबसे ज़्यादा है, इन्हें बहुसंख्यक का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांसीसी भाषी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं? बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग लगभग 1% है। कितना? 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1% इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ये भाषा है हमारी सिंगली। कौन सी? सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया 1956 में श्रीलंका के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगली इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सिंगली इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? देश के नागरिक, सामुदायिक नेता, एक ही भाषा बोलने वाले लोग या बेल्जियम के नेता? कौन करते हैं बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव? ये करते हैं एक ही भाषा बोलने वाले लोग। कौन करते हैं? एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला हमारा है, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो कितना है? वो है फ्रांसीसी यानी 40%। कितना? फ्रांसीसी भाषा को बोलते हैं 40%। और डच भाषा कितने लोग बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं 59%। कितने? 59% डच भाषा बोलते हैं। और फ्रेंच बोलते हैं 40%। यह ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 1968 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? 1968 के ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था मैक्सिको के अंदर। किसके अंदर? मैक्सिको के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? जाति, धर्म, स्वास्थ्य या भाषा? कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? ये हमारा स्वास्थ्य है। कौन सा? स्वास्थ्य इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, किन दो अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ियों ने नस्लवाद की नीति के विरुद्ध 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकदमों में अपना विरोध प्रकट किया था? कौन थे वो? वो थे हमारे कौन? ये थे हमारे टॉमी स्मिथ। कौन? टॉमी स्मिथ। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे हमारे जॉन कार्लोस। कौन से? जॉन कार्लोस। कौन? जॉन कार्लोस थे। जॉन कार्लोस, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके अंदर ये अलग अलग दे रखे। देखिए टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट, अच्छा देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पहला, सॉरी दूसरा और चौथा, ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया? स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस इसलिए ले लिया गया था क्योंकि उन्हें, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, संघ ने उन्हें राजनीतिक बयान देकर लिया था। यानी कि पूरा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर दिया हुआ है, संघ ने उन्हें राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने का दोषी माना था, इसीलिए इसको दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पक्ष में विरोध किया था? कौन था? वो था पीटर नॉर्मन। कौन? पीटर नॉर्मन था। ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पीटर नॉर्मन इज द राइट आंसर। पीटर नॉर्मन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार होता है जन्म। क्या? जन्म होता है। ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जन्म इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद हैं? श्रीलंका में किस तरह के हैं? वहाँ पर हैं भाषाई और धार्मिक। कौन से? भाषाई और धार्मिक सामाजिक विभेद हैं श्रीलंका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 17वीं एवं 19वीं शताब्दी के मध्य अमेरिकी दास किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे एफ्रो अमेरिकन। क्या? एफ्रो अमेरिकन के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एफ्रो अमेरिकन इज द राइट आंसर। देखिए शेयर कर देंगे, सेशन को शेयर करते चलेंगे, आपके जिसे भी सेशन का नहीं पता उसे बताएंगे, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यूगोस्लाविया के विघटन का इनमें से कौन उत्तरदायी है? यूगोस्लाविया का जो विघटन हुआ था कौन उत्तरदायी है? वो है हमारा कौन? धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा, इसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया था? ये किस अश्वेत अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया था? ये थे हमारे कौन? ये थे हमारे मार्टिन लूथर। कौन?
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देश की प्रति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। इसका राइट आंसर करेंगे कैसे ये निकाली जा सकती है कि देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, किसे देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके निकाली जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड। चलिए अगला हमारा है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि, देखिए केरल का शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यहाँ पर मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, यही कारण है वहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करती है? शिशु मृत्यु दर सूचित करती है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ये शिशु मृत्यु दर सूचित करती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? किस राज्य में है? वो हमारा केरल है। कहाँ पर? केरल में है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक में भारत से अधिक है? कौन है बताइए? देखिए मैं आपको बता दूं कि मानव विकास सूचकांक में भारत से जो अधिक है, इसके अंदर दिए हैं नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या स्थान है हमारा मानव विकास सूचकांक में? श्रीलंका का 72 है। क्या? 72। और नेपाल का कितना है? 142। क्या? 142। और अगर बात आए भूटान की, तो भूटान का है 129। और हमारा पाकिस्तान का है हमारा क्या? पाकिस्तान का 154। और बात आए अगर भारत की, तो भारत का 129। भारत का 129 नहीं है, सॉरी, इसका है भारत का 131। क्या? 131। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसका श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं क्या? देखिए ये किए जा सकते हैं, क्या प्राप्त किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जीडीपी का अर्थ क्या है? जीडीपी का अर्थ बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट हमारा है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताना, संसाधन, जनसंख्या या जय है? जनसंख्या, औसत आय, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आय। क्या? औसत आय इसका राइट आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, औसत आय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? ये होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किस आधार पर करते हैं? ये करते हैं हम प्रति व्यक्ति आय पर। किस पर? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य हमारा कौन सा है? ये हमारा है केरल। कौन सा? केरल है सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य हमारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड, हाँ केरल ही। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरण संसाधन है? वन, जल, खनिज तेल, वायु। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? गैर नवीकरणीय संसाधन हमारा है खनिज तेल। क्या है? खनिज तेल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। ये इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला हमारा है, सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल होती हैं वो क्या होती हैं। सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल होती हैं वो होती हैं हमारी कौन कौन सी, वो होती है परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। कौन सी, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। संगठित क्षेत्र का सही उत्तर आपको बताना है। संगठित क्षेत्र का सही उत्तर होगा हमारा क्या, सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर किया गया है, ये किया गया है उद्यम के नियोजित श्रमों की संख्या पर। किस पर, उद्यमों के, नहीं ये नियोजित श्रमों की संख्या नहीं होना चाहिए, इसका होगा उद्यमों के स्वामित्व पर। किस पर, उद्यमों के स्वामित्व पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व पर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 2004, 2005, 2008 और हमारा है कौन सा, 2009। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। ये हुआ था 2009 में। कब, 2009 में लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 को ये लागू हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2009 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 ये गलत दिया है, 2009 कर लीजिएगा इसको। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। कौन सा क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, ये इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला है हमारा, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। किसके पास होता है, ये होता है हमारा किसके पास, बताइए आंसर करेंगे। ये होता है सरकार के पास। किसके, सरकार के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरकार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति होता है जहां लोग, देखिए जहां लोग रोजगार में तो होते हैं लेकिन उनका जो उत्पादन होता है वो शून्य होता है, यानी कि रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है, उसे हम अल्प बेरोजगारी की स्थिति बोलते हैं, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती हैं। तृतीय क्षेत्रक में कौन कौन सी नहीं आती हैं, तृतीय क्षेत्रक में केवल मधुमक्खी नहीं आती है, बाकी ये सारी आती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी पालन, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। क्या, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा। वो कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा, वो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट हमारा लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं कौन। अल्प रोजगार, अति रोजगार, बेरोजगार, इनमें से कोई नहीं। कौन होते हैं, ये होते हैं अल्प रोजगार। कौन, अल्प रोजगार होते हैं, आपको ध्यान रखना है, अल्प रोजगार इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से किसे जाना जाता है, ये जानते हैं हम अल्प रोजगार को। किसको, अल्प रोजगार को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्प रोजगार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था। कौन सा क्षेत्रक था, वो था हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा, प्राथमिक क्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है संगठित क्षेत्रक में। किसमें, संगठित
क्षेत्रक में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कौन सा व्यवसाय आता है तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत? यह आता हमारा संचार। कौन सा? संचार आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संचार इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है? भारत में विनिमय माध्यम के रूप में रुपये का प्रयोग किया जाता है। किसका? रुपये का। ऑप्शन नंबर 4 इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है, इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिलता है, यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करती है। तीनों के तीनों आपके राइट हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा का निर्गमन किया जाता है हमारा किसके द्वारा? ये किया जाता है केंद्रीय सरकार की ओर से, आरबीआई द्वारा। केंद्रीय सरकार की ओर से आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते क्या? साख के औपचारिक साधनों में कर्मचारी नहीं होते हैं। कौन? कर्मचारी नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कर्मचारी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एसएचजी क्या है? एसएचजी क्या है बताइए? एसएचजी है स्वयं सहायता समूह। कौन? स्वयं सहायता समूह है हमारा एसएचजी की फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला हमारा है, निम्नलिखित में से करेंसी मुद्रा का रूप है क्या? सबसे पुराना, आधुनिक, दोनों, यानी क्या और क्या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। करेंसी मुद्रा का जो रूप है वो है आधुनिक। कौन सा? आधुनिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से बैंक साख का कौन सा साधन है? बैंक साख का कौन सा साधन है? यह है औपचारिक साधन। कौन सा? औपचारिक साधन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। औपचारिक आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है? कौन लेता है? साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है। बहुत कम, बहुत अधिक, सामान्य है, कुछ नहीं। ये लेता है साहूकार, बहुत अधिक लेता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन है? कौन है? अधिकांश इसके अंदर महिलाएं शामिल है। कौन? महिलाएं अधिकांश शामिल हैं। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है? धनी परिवारों के लिए साख का मुख्य स्रोत है औपचारिक क्षेत्र। कौन सा? औपचारिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक क्षेत्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? ये करते थे अनाज का। अनाज की लेन देन होती थी सिक्कों से पहले। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अनाज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी 1991 में हुई थी। कब? 1991 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में जो निवेश करती हैं वो क्यों करती हैं? वो करती हैं अपने अधिक लाभ के लिए। किसके? अपने अधिक लाभ के लिए करती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने अधिक लाभ के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया? ये किया था चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका, यानी कि फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चेन्नई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। देशों के बीच तीव्र तालमेल, देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, या फिर आयात पर कर बढ़ाना, या फिर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन है हमारा, देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का अपना जाना। ये तो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कौन सा वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? वो आयात पर कर बढ़ाना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयात पर कर बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये इन पर मत जाइएगा आप, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कन्फ्यूज मत होइएगा ये नंबर को लेकर के।
ये सारी पीडीएफ एक जगह जोड़कर, इसलिए आपकी रिवीजन क्लास इसको मैंने बोला है, सारी पीडीएफ एक जगह जोड़कर ये रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए एक क्लास लगा दी है। तो चलिए, इसका हमारा वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा क्या? वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। क्या? उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विदेशी व्यापार किन के बीच होता है? विदेशी व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। किसके? दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है विदेशी व्यापार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की? यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, ये विशेषता है। यह बाजार के समीप फैक्ट्री स्थापित करती है, ये भी है। यह उत्पादन की प्रक्रिया जटिल ढंग से करती है, ये भी है। यह केवल अपने देशों के श्रमिकों को काम पर लगाती है, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा। गलत का मतलब राइट हो जाएगा इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा सेज क्या है? क्या है सेज, बताइए। देखिए सेज जो होता है ये क्या होता है? ये विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। क्या? आर्थिक क्षेत्र होता है ये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा भारत का निर्यात नहीं है? कौन है जो भारत का निर्यात नहीं है निम्न में से? वो हमारा है चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, उर्वरक। कौन सा है बताइए। देखिए इसका राइट आंसर करेंगे, भारत का निर्यात नहीं है कौन सा? चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, उर्वरक। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ कॉफ़ी होना चाहिए, भारत का जो निर्यातक है वो कॉफ़ी होना चाहिए। लेकिन इसका जो आंसर दिया है, क्या दिया है? देखिए कॉफ़ी होना चाहिए। देखिए इसमें उर्वरक दिया है, लेकिन इसका कॉफ़ी होना चाहिए, ये डाउट में है थोड़ा सा। अगर आपको पता है तो आप इसका हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, निम्न में से किसको वैश्वीकरण से कम लाभ हुआ? किसको हुआ था कम से कम लाभ? वो किसे हुआ था? ये हुआ था कृषि क्षेत्र को। किसको? कृषि क्षेत्र को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 1885 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? इसका कारण था चोरा चोरी कांड में हिंसात्मक जो घटना हुई थी, यानी कि चोरा चोरी कांड में हिंसात्मक घटना के कारण ये वापस ले लिया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। डेट थी 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार में चंपारण इलाके का दौरा किया था? किस वर्ष किया था चंपारण इलाके का दौरा? ये 1917 में किया था। कब? 1917 में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 1917 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन हुआ था हमारा 1920 1920 में हुआ था। हमारा मंथ था जनवरी। कौन सा? जनवरी मंथ में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनवरी 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? बाबा रामचंद्र ने। किसने? बाबा रामचंद्र ने किया था, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा रामचंद्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ये क्या था? सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सीताराम राजू ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस दशक की शुरुआत में
उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? उग्र गुरिल्ला आंदोलन किसके दशक में फैला था, किस दशक की शुरुआत में? ये 1920 के शुरुआत में फैला था, यानी कि इसका राइट आंसर 1920 के दशक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1920 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? अवनिंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल। किसने लिखा था? ये लिखा था किसने? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये लिखा था हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कब लिखा था? 1882 में, या कब? 1882 में लिखा था वंदे मातरम। आपको ध्यान रखना है, इसकी रचना जो थी वंदे मातरम की 1882 में की गई थी। ये रविंद्रनाथ आपको ये गलत दिया है, ये काट लेना। ये आप बंकिम चंद्र चटर्जी आप कर लीजिएगा। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आप ये पहले से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं पीडीएफ में करेक्शन करवा पाऊँ। ये पीडीएफ ऐसे ही आपको दे दी जाएगी। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूना पैक्ट क्या था? देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था वो एक समझौता था। किस किस के बीच हुआ था? ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ये हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अवनिंद्रनाथ टैगोर कौन थे? अवनिंद्रनाथ टैगोर थे, कौन थे? ये हमारे ये चित्रकार थे। कौन थे? ये एक चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। किसने? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा, 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई? किस शहर में की गई थी? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। बताइए किसमें, ये किसमें की गई थी? आंसर करेंगे दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राच्य से क्या अभिप्राय है? भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित देश है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश है, यूरोपीय देश है, अफ्रीका का देश है। प्राच्य से क्या अभिप्राय है? प्राच्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है, भूमध्य सागर के पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 19वीं सदी में किस देश के उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया जाता था? किसमें? यह अमेरिका को किया जाता था। किसके? अमेरिका के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, कौन से दशक में इंग्लैंड के कारखाने खुले? कौन से दशक में खुले थे? ये खुले थे 1730 के दशक में। 1730 के दशक में कारखाने खुले थे इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1930। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था? गुमास्ता थे हमारे बुनकरों के ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं, उन्हें हम गुमास्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट हमारा, भारत में पहली कपड़ा मिल कब लगी? भारत में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? ये लगी थी हमारी कब? 1854 में। कब? 1854 में लगी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है? देखिए नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारा क्या? विज्ञापनों द्वारा। किसके? विज्ञापनों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विज्ञापनों द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन सी थी? भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जाति थी पुर्तगाली और डच। कौन सी? पुर्तगाली और डच पहली 2 जाति थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 इज द राइट आंसर, पुर्तगाली और डच। चलिए नेक्स्ट हमारा है, न्यू कामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया? किसने सुधार किया था? ये क्या था? जेम्स वॉट ने। किसने? जेम्स वॉट ने सुधार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स वॉट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, औद्योगिकीकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे? कौन से मुख्य उद्योग थे? ये थे हमारे कौन से? ये थे कपास और धातु उद्योग। कौन सा? कपास और धातु उद्योग थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? ये की थी कताई में। किसमें? कताई में वृद्धि की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कताई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है,
देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन आदर्शों पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित है? किन आदर्शों पर आधारित है? एक धर्म को अन्य धर्मों से बेहतर बनाने पर भी है, धर्म के आधार पर वोट बैंक का निर्माण करने पर, राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता सबसे अधिक है? किसकी? वो है स्क्रेडेनिवियन की। किसकी? स्क्रेडेनिवियन की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट है, 2001 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? ये थी बताना है, 2001 का बताना है आपको, 2011 का नहीं, 2001 का बताइए। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए ये थी हमारी 54%। कितनी? 54% थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से भारत के लिए किस प्रकार का विभाजन अप्रत्याशित है? किस प्रकार का? ये हमारा जातिगत विभाजन। कौन सा? जातिगत विभाजन हमारा अप्रत्याशित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जातिगत विभाजन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्राचीन काल में स्त्रियां किस तक ही सीमित हुआ करती थी? ये था घर की चार दीवारी तक ही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसका आशय लिंग विभाजन से है? किसका आशय है? ये हो जाएगा हमारा समाज द्वारा पुरुष तथा महिलाओं के लिए निर्धारित असमान भूमिका से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी की ओर पलायन करते हैं? उसे हम बोलते हैं क्या? नगरीकरण। क्या बोलते हैं? नगरीकरण इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नगरीकरण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा नारीवादी। क्या? नारीवादी कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नारीवादी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इनमें से कौन सा एक तथ्य है पारिवारिक कानूनों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता? विवाह से संबंधित मसले, तलाक से संबंधित मसले, बच्चा गोद लेने से संबंधित मसले, या चोरी डाके से संबंधित मसले कौन सा नहीं आता? ये हमारा चोरी डाके से संबंधित मसले इसके अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन राजनीतिक पार्टी नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है। देखिए आंसर करेंगे, इनमें से कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं है? बीजेपी, INC, BSP या बामसेक, कौन सी नहीं है? ये हमारी बामसेक नहीं होगी। कौन सी? बामसेक नहीं होगी राजनीतिक पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। कौन सी? समाजवादी पार्टी हमारी ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये हमारी कौन सी पार्टी है? ये हमारी है राजकीय पार्टी। मतलब जो बोलते हैं ना, राज्य के अंदर जो पार्टी होती है, खाली राज्य के अंदर सीमित होती है, वो पार्टी हमारी है समाजवादी पार्टी। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये यूपी से है। कहाँ? यूपी से है, और यूपी में फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग। कौन देता है? ये देता है चुनाव आयोग। कौन? चुनाव आयोग देता है मान्यता राजनीतिक दल को, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चुनाव आयोग आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? किस देश में है एक दलीय शासन प्रणाली? वो है हमारा कौन सा? ये हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चीन। कौन सा? चीन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, ये हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए किस देश में दो दलीय शासन व्यवस्था है? भारत, पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन। किस में है? ये ब्रिटेन में है। किस में? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका जो निभाता है वो निभाती हैं पार्टियां। कौन?
पार्टियां निभाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो भी पार्टियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कौन है? इंदिरा गांधी, मायावती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कांशीराम। कौन है? ये हमारे कांशीराम जी हैं हमारे, ध्यान रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समर्थक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध है, क्रांतिकारी है, पक्षपाती है या आधुनिक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके की गई थी? कौन सी पार्टी थी? वो थी भारतीय जनता पार्टी। कौन सी? ये थी भारतीय जनता पार्टी थी, आपको ध्यान रखना है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट है, 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर जो आसीन हुआ था वो हुआ था लुई 16वां। कौन? लुई 16वां इसके राजगद्दी पर आसीन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लुई 16वां इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, आपको ध्यान रखना, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? सीधे जो राज्य को अदा किया जाता है कर, उसे क्या बोलते हैं? उसे टाइद बोलते हैं, टाइल बोलते हैं, सैन्य कर, या इनमें से कोई नहीं, उसे बोलते हैं हम टाइल। क्या? टाइल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टाइल इज द राइट आंसर। टाइड का अर्थ क्या होता है? टाइड का अर्थ बताइए, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ चलिए इसका राइट आंसर करेंगे, टाइड का अर्थ होता है हमारा क्या? टाइड का अर्थ होता है धार्मिक कर। धार्मिक कर टाइड से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, टाइड से रिलेटेड है हमारा धार्मिक कर। और किसी राज्य को जो कर दिया जाता है, किसी राज्य को अदा किया जाने वाला कर होता है टाइल, ये आपको ध्यान रखना है। टाइद और टाइल में खाली द और लय का फर्क है, जिसमें द आ जाए टाइद वो धार्मिक कर है, और लय वाला हमारा किसी राज्य को दिया जाने वाला कर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 14 जुलाई 1789, यानी कि 14 जुलाई 1789, 1789, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चर्च के विरोध में चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है क्या? इसे कहते हैं पादरी वर्ग। क्या बोलते हैं? पादरी वर्ग बोलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पादरी वर्ग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी? ये जो शहर सॉरी माफ करना, ये जो शहर था ये कौन सा है? ये हमारा है पेरिस। कौन सा? पेरिस में हुई थी, ध्यान रखेंगे, पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पेरिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मार्सिले क्या है? मार्सिले, देखिए मार्सिले मैं आपको बता दूं कि मार्सिले क्या है। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। क्या है? मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये था फ्रांस का सम्राट। कौन? फ्रांस का सम्राट। और कब तक रहा था ये? 22 जून 1815 तक ये रहा था, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। चलिए नेक्स्ट है, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? आतंक का राज्य स्थापित किसने किया था? ये क्या था? रोबेस्पियर ने। किसने? रोबेस्पियर ने आतंक का राज्य स्थापित किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ओलंप द गूज। ओलंप दे गूज कौन थी? ओलंप दे गूज जो थी ये क्रांतिकारी महिला थी। कौन? क्रांतिकारी महिला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रांतिकारी महिला इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हो गई? फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता समाप्त हुई थी 1848 में। कब? 1848 में समाप्त हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1848 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांस की राजधानी बताइए। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। कौन सी? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, आपको ध्यान रखना है, पेरिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1789 में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में। लुई 16वां का शासनकाल था वो, यानी कि लुई 16वां, ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन का करने का निर्णय लिया था? कितने लोग थे? वो थे 7,000। कितने? 7,000 लोग इकट्ठे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7,000 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मैनर क्या है? मैनर भवन, गांव, एस्टेट या इनमें से कोई नहीं? मैनर एक एस्टेट है। कौन? मैनर एक स्टेट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस्टेट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को कहा जाता था कुलीन वर्ग। क्या? कुलीन वर्ग कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुलीन वर्ग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है बताइए? जर्मन मुद्रा को कहते हैं हम क्या? जर्मन मुद्रा को कहते हैं मार्क। क्या बोलते हैं? मार्क बोलते हैं जर्मन मुद्रा को। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। मार्क इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं क्या? युद्ध के मौके पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को बोलते हैं खंदक। क्या बोलते हैं? खंदक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खंदक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? नाजी यूथ लीग की स्थापना हुई थी कब? 1922 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1922 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो क्या कहलाती है? जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती तो वो हो जाता है हमारा अति मुद्रास्फीति। क्या? अति मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अति मुद्रास्फीति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है घेटो। क्या कहलाता है? घेटो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। घेटो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्डिक जर्मन आर्य जो रहने वाले थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मन के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? धुरी शक्तियाँ कहा गया है जर्मनी, पहला तो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली। इन तीनों को कहा गया है। जर्मनी, जापान और इटली को धुरी शक्तियाँ कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में जो देश थे वो कौन कौन से थे? एक तो था हमारा जर्मनी नहीं था, इसमें फ्रांस था और फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन था, यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। हाँ रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। चलिए राइट है। नेक्स्ट है, हिटलर कौन था? सभी जानते हैं हिटलर एक तानाशाह था। कहाँ का था? कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का तानाशाह था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध चला था, बताइए कब से कब तक चला था? आंसर करेंगे। 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939, यानी कि 1939 से 1945 तक चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री था ग्योबल्स। कौन था? ग्योबल्स था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्योबल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? ये था हमारा कौन? ये था हमारा कौन था? देखिए ये था हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यूसेफ माजिनी। कौन थे? ज्यूसेफ माजिनी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने जो समर्पण किया था वो कब किया था? वो किया था 1945, मई 1945 क्यों किया था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा बस मुझको, एक सेकंड। हाँ चलिए 1945 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ की गई थी? किस देश में की गई थी आक्रमण के साथ? ये की गई थी पोलैंड में। किस में? पोलैंड में की गई थी। आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पोलैंड आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे बोलते हैं नाजीवाद या नात्सीवाद। नाजीवाद या नात्सीवाद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। कब? 1945। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 1945 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? इवैक्यूएशन से नाजियों का तात्पर्य ये था कि वहाँ उन्हें गैस चैम्बरों में उनकी मृत्यु हो गई थी या कर दी गई थी। गैस चैम्बरों में मृत्यु से संबंधित था। इवैक्यूएशन से नाजियों का संबंध गैस चैम्बरों से मृत्यु था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? किस संधि द्वारा थोपी गई थी जर्मनी पर? ये जो संधि थी ये थी वर्साई की संधि। कौन सी? वर्साई की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्साई की संधि। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय जन्य कानून कब, ये कब हो जाएगा? भारतीय जन्य कानून कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था कब? ये हुआ था 1865 में। कब? 1865 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय वन्य सेना की स्थापना कब हुई? भारतीय वन्य सेना की स्थापना हुई थी 1864, 1864 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 1864 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट हमारा देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? पहले की बात चल रही है। ये कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? ये पड़ती थी ऑलमोस्ट 1760 से 2000 स्लीपर की। 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रथम वन महानिदेशक था हमारा डाइट्रिच बेंडिस। कौन? डाइट्रिच बेंडिस था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, डाइट्रिच बेंडिस। चलिए नेक्स्ट है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थगित की गई? ये जो स्थगित हुई थी कब हुई थी? 1906 में की गई थी। कब? 1906 में स्थगित की गई थी। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बस्तर कहाँ है? बस्तर, देखिए बस्तर कहाँ पर स्थित है? बस्तर हमारा कहाँ स्थित है? बस्तर हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है बस्तर, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये बस्तर हो जाएगा। इसका बस्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? ये था हमारा भारत का भूमि का 6वां भाग। कौन सा? 6ठा भाग था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6ठा भाग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्लीपर कहाँ लगते हैं? देखिए स्लीपर जो लगते हैं कहाँ लगते हैं? रेल के डिब्बों में, इंजन में, पटरी पर, कहीं नहीं या कोई नहीं। देखिए स्लीपर जो लगते हैं वो लगते हैं रेल की पटरी पर। कहाँ? पटरी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेल की पटरी पर लगते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया कहलाती है वानिकी। क्या कहलाती है? वानिकी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वानिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है झूम, या फिर हम बोल सकते हैं घुमंतू खेती, हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? ये दिया गया है क्या? ये दिया गया है बागान नाम। क्या? बागान नाम इसको दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बागान। चलिए नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बांधो नहीं है ये, बांधो नहीं है ये, बागो हो जाएगा, बाघ। एक सेकंड दीजिएगा, मैंने गलत लिख दिया, ये हो जाएगा हमारा बाघ। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को
मारा था? कौन सा था वो अंग्रेज अफसर? वो था जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज यूल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जॉर्ज यूल। चलिए नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहाँ कहलाता है? क्या अफ्रीका का सबसे पुराना कबीला जो है वो क्या कहलाता है? देखिए ये कहलाता है इसका राइट आंसर ये कहलाता है हमारा क्या, एक सेकंड दीजिएगा बस। हाँ चलिए, ये कहलाता हमारा मासाई। क्या कहलाता है? मासाई कहलाता है अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला। मासाई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय क्या है? महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय हमारा धनगर। कौन सा? धनगर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनगर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भावर किसे कहते हैं? भावर, देखिए भावर कहते हैं हम पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका भावर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर के चरवाहों को कहते हैं हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम गुर्जर बकरवाल। क्या? गुर्जर बकरवाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है क्या? राजस्थान का महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय क्या हो जाएगा? बताइए, आंसर करेंगे सभी। क्या हो जाएगा राजस्थान का महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय? राइका, बोरान, धनगर या इनमें से कोई नहीं? देखिए आंसर करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। चलिए इसका आंसर कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है? अफ्रीका के कौन से चरवाहा नहीं है बताइए? मसाई, सोमानी, धनगर, बोरान, कौन सा नहीं है अफ्रीका का चरवाहा? ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ये हो जाएगा हमारा धनगर। कौन सा? धनगर अफ्रीका का चरवाहा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनगर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवरों के साथ घूमते हैं। वो कौन कौन से घूमते हैं? ये घूमते हैं भेड़ और बकरी। कौन? भेड़ और बकरी घूमते हैं। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भेड़ और हाथी तो हो ही नहीं सकते, और वो भेड़ और बाघ का तो कोई मतलब ही नहीं है कहीं से कहीं तक, और ना ही भेड़ और भेड़िए का। तो भेड़ और बकरी वैसे भी आप इसको लगा सकते थे अगर आपको याद भी नहीं था तो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, धार क्या होते हैं? धार क्या होते हैं? धार जो होते हैं मैं आपको बता दूं, धार जो होते हैं ये ऊंचे पर्वतों में चारागाह होते हैं। धार ऊंचे पर्वतों में चारागाह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों के समुदाय को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बंजारा। क्या बोलते हैं? बंजारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बंजारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने जो त्यागपत्र दिया था वो दिया था 2 मार्च 1917 को। कब? 2 मार्च 1917 को त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लुई ब्लॉन्क कौन था? लुई ब्लॉन्क था एक राष्ट्रवादी। कौन? राष्ट्रवादी था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रवादी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? किसके नेतृत्व में पहुंचा था? ये था पादरी रोपान। किसके? पादरी रोपान के नेतृत्व में जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था मजदूरों का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम पड़ा था वो क्या पड़ा था? वो पड़ा था पेट्रोग्राद। क्या? पेट्रोग्राद पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोग्राद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। कौन? रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन। कौन था? लेनिन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था। कौन? अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने से पहले प्रारंभ होने के समय जो रूस का प्रधानमंत्री था वो था केरेंस्की। कौन? केरेंस्की था इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरेंस्की इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना कहलाती है हमारी अक्टूबर क्रांति। क्या कहलाती है? अक्टूबर क्रांति कहलाती है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट है, जार किस देश का शासक था? जार किस देश का शासक था? ये था रूस का शासक। कहाँ का? रूस का शासक था ये जार। आपको
ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? लेनिन था हमारा कौन? देखिए लेनिन था बोल्शेविक पार्टी का नेता। कौन था लेनिन? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए कुलक से क्या समझते हैं? कुलक से क्या समझते हैं, इसका आंसर करेंगे। कुलक से क्या समझते हैं? कुलक किसान की अच्छी हालत। कुलक का मतलब है किसान की अच्छी हालत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये किसने किसने की थी? ये की थी रूसो ने। किसने की थी? रूसो ने की थी। आपको ध्यान रखना है, रूसो ने। चलिए अगले पर चलते हैं। इसका पूरा नाम क्या था रूसो का? ये था जीन, क्या नाम था? जीन जैक्स रूसो। क्या नाम था इनका पूरा? जीन जैक्स रूसो नाम था इनका पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस में कोल खोज क्या था? रूस के अंदर कोल खोज क्या था? ये था, क्या था हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक खेती। रूस में कोल खोज के नाम से प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक खेती। चलिए नेक्स्ट है, 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था? किसने किया था? ये किया था स्टालिन ने। किसने? स्टालिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टालिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व जो किया था वो स्टालिन ने किया था। किसने? स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में स्टालिन है, इंग्लिश में इसको स्टालिन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? कौन सा टकराव था? वो था हमारा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? ये कौन सा? ये है शासन प्रमुख का नाम। कौन सा? शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? साउथ अफ्रीका में रंगभेद हुआ था खत्म 1994 में। कब? 1994 में। डेट थी 26 अप्रैल। कौन सी? 26 अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका में रंगभेद खत्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंथ या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 299। 299 कुल संविधान सभा में सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये गलत लिखा हुआ है, भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया? नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ा गया था 1994 में। कब छोड़ा गया था? 1994 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1994 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक तत्व से संबंधित है। किससे? निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च कानून है। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? देश का सर्वोच्च कानून हमारा है क्या? संविधान। क्या है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। कब? दिसंबर 1946। डेट थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा राइट आंसर, दिसंबर
46। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन हमारा है संविधान की, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ एक सेकंड। संविधान का यह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, वो क्या कहलाता है? वो आता है हमारा प्रस्तावना के अंतर्गत। क्या? प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है हमारा कहाँ का? भारत देश का, यानी कि अपने देश का है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत का है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली? किस देश को मिली थी? ये देश था हमारा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? कितने? ये 24 घंटे के भीतर। कितने? 24 घंटे के भीतर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 आवर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था स्वतंत्र भारत का संविधान, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? ये था हमारा कब? ये जोड़ा था 1976 में। कब? 1976 में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा सही कारण नहीं देता? आपको बताना कौन सा कारण नहीं देता है, सही आपको बताना है। बताइए। देखिए, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, ये सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, ये भी सही है। इसका सेकंड भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये कोई ऐसा कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा कथन ठीक नहीं है, जो सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं, क्या ये बात सही है? ये आपको बताना है। चलिए इससे अगला हमारा, ये बिल्कुल सही है। अगला हमारा है, लोग चुनाव में अपनी मनपसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, ये भी सही है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित है ये, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा के लिए? ये हमारी 79। कितनी? 79 है क्या? 79 नहीं होनी चाहिए, ये 84 होनी चाहिए। कितनी? 84 होनी चाहिए। फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें मुझे डाउट लग रहा है। तो चलिए अगले पर चलते हैं। वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? महिला, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत लोग, विक्षिप्त या एवं अपराधी लोग, या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोट देने का अधिकार विक्षिप्त एवं अपराधी लोगों को नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? जो मतदाता हो? नहीं। मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव में कौन खड़ा
हो सकता है जिसकी उम्र 25 वर्ष हो, मतदाता हो लेकिन उसकी उम्र 25 वर्ष हो, ये ध्यान रखें। भारत का नागरिक हो लेकिन उसकी उम्र 25 वर्ष हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? ये बनता हमारा किस प्रकार? ये बनता है चयन का अधिकार से, चयन की स्वतंत्रता से, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को बांटा गया है 543 निर्वाचन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 543। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? केवल और केवल पहला, यानी कि एक मत देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। कितनी? 47। ये गलत दिए हुए ऑप्शन, 47 याद रखिएगा, 47 आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार मिला था कब? ये मिला था 2015 से। कब? 2015 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2015 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह छपे रहते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मतपत्र। क्या बोलते हैं? मतपत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है, इसका कारण है मतदाता अधिक होना। इसका कारण है मतदाता या आबादी अधिक होने के कारण वहाँ निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव चिन्ह जो प्रदान करता है वो चुनाव आयोग करता है। कौन? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चुनाव आयोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। कौन, किसके लिए बनाए जाते हैं? चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र जो बनाए जाते हैं ये बनते हैं पंचायत और नगर निकाय। पंचायत और नगर निकाय के लिए बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है, जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट है, चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? चुनाव घोषणा पत्र जो घोषित करता है वो राजनीतिक दल करता है। कौन? राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजनीतिक दल करता है। चलिए नेक्स्ट है, 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? ये दिया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। देखिए कौन सा नहीं है, बिहार के मजदूरों का पंजाब में के खेतों में काम करने जाना, क्या ये है? ये आपको बताना है, इसका आंसर करना है सभी को। देखिए, और दूसरा हमारा है, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, या फिर बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को है या नहीं है? ये बिल्कुल है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता भी है, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता ये भी है, और संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता क्या ये है? ये आपको बताना है। देखिए संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता भी है। वो एक सेकंड, इसमें डाउट लग रहा है। सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग, देखिए ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों को नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? भारतीय संविधान जो देता है ये देता है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव अधिकार आयोग किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए। देखिए मानव अधिकार आयोग जो लागू किया गया था 1993 में लागू किया गया था। डेट थी 12 अक्टूबर। कब थी? 12 अक्टूबर को लागू हुआ था 1993 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश वंशानुगत राजा द्वारा शासित होता है और नागरिकों को राजा चुनने या बदलने का अधिकार नहीं देता, नहीं है? बताइए कौन सा देश में है ये जो देश है? ये है सऊदी अरब। कहाँ पर? सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सऊदी अरब इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, कोसोवो किस देश का एक प्रांत था? कोसोवो किस देश का प्रांत था? ये था हमारा युगोस्लाविया का प्रांत था कोसोवो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, युगोस्लाविया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति कार्य का प्रभाव, व्यक्ति कार्य में प्रभाव का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ये हमारा हो जाएगा कौन सा? व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है हमारा 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, किस अधिकार को 44वें संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? किस अधिकार को हटाया था? ये था हमारा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है क्या? राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है क्या? आरोपी को सजा देना राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया? संविधान सभा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया? ये थी हमारी क्या? ये हमारी अंतरजातीय विवाह को। किसे? अंतरजातीय विवाह को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरजातीय विवाह। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का जो नाम है ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। कब? 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, वो कौन सा है हमारा? वो हो जाएगा दास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, दास इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है कौन सा? इनमें से राजनीतिक अधिकार कौन सा है? भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, झगड़े का अधिकार, वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार द्वारा किन अधिकारों की रक्षा होती है? ये रक्षा होती है मौलिक अधिकारों की। किन की? मौलिक अधिकारों की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है बिहार का जो बाढ़ग्रस्त है? ये आपको आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? उत्तरी बिहार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तरी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? ये कहते हैं कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है हमारा क्या? वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुसाहा तटबंध किस नदी पर है? कुसाहा तटबंध हमारा किस नदी पर है? ये हमारा कोसी नदी पर है कुसाहा तटबंध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध हमारा सतलज नदी पर है। किस पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? किस क्षेत्र की? वो हमारा है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी हमारी कौन सी? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा विनाश करती है। चलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है क्या? बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक जो है वो है हमारा
बाढ़, क्या ऑप्शन नंबर सी बाढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बना था उसका नाम है गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है। ये जो आपदा है किस प्रकार की है, ये आपदा हमारी प्राकृतिक आपदा। कैसी, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, कृषि सुखाड़ होता है क्या। कृषि सुखाड़ जो होता है वो जल के अभाव में होता है। किसके, जल के अभाव में होता है कृषि सुखाड़, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय है नदी के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में ले जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। कैसी, धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सबसे अधिक ग्रस्त रहता है। कौन सा राज्य है जो सूखे से सबसे अधिक ग्रस्त रहता है, वो हमारा गुजरात। कौन सा, गुजरात है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। कितनी जमीन पर है, ये हमारा है 4000 वर्ग फीट पर। किस पर, 4000 वर्ग फीट पर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। कितने जिलों में, यह 38 जिलों में। कितने, 38 जिलों के अंदर है, आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। ये क्या लाभ होता है, ये लाभ होता है बादल, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा संभावित बढ़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये तीनों हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रमुख घटक आपदा प्रबंधन का ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। ये हो जाएगी मोबाइल टावरों एवं ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको बहुत कुछ देकर जाने वाली है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, अभी जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जुड़ें। ये क्लास की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसको एक बार PDF से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं कि आपका कल एग्ज़ाम है, अच्छे से देना है, कूल माइंड से देना है। ज़्यादा वहाँ जाकर जैसे बैठते हैं ना कि होपलेस नहीं होना, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। शांत मन से जितना भी आपको आता है आपको ये समझ के चलना है कि आप NF आता है। वहाँ जाकर आप किसी से भी डिस्कस नहीं कीजिएगा सेंटर पे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए या आपका कौन कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। कुछ जिक्र नहीं करना है, कुछ भी आपको इसमें डिस्कस नहीं करना है। आप परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप ये समझ के चलिए कि जितना मैंने किया है, जितनी भी तैयारी मैंने की है इतने कम समय में, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।